यह सवाल आप सबके जहन में होना चाहिए और यह सवाल बनारस से उठना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से लगातार पूरे देश में बोल रहा हूं और आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि यह एक ऐसे प्रबुद्ध लोगों की सभा है कि अगर यह सवाल यहां से उठेगा तो इसकी आवाज दूर तक जाएगी। और अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, और उसके पीछे एक तथ्य है कि मैं इस मुद्दे को क्यों आपके सामने रख रहा हूं। 1947 में जब झूठा फरेब एक नरेटिव चलाया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, ना तो ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी और ना वहां की संसद और ना भारत के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। लेकिन जो हुआ है और जो लिखा है उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, लेकिन मूल मुद्दा ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। इस वक्त मूल मुद्दा यह है कि फूल वाले चाचा ने सरदार पटेल को एक जिम्मेदारी दी और कहा कि जब भारत की पार्लियामेंट के अंदर आजादी का वो भाषण समाप्त करेंगे, उसके बाद वंदे मातरम के लिए किसी को बुलाना है और वंदे मातरम गाया जाएगा। सरदार पटेल ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ गर्दन हिलाकर के कहा कि हो जाएगा। यह 13 अगस्त की बात है। सरदार पटेल साहब ने देश के एक जाने माने संगीतकार को, जो उस वक्त मुंबई में नहीं थे, मद्रास में थे, उनको टेलीफोन किया और उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आजाद भारत की संसद में जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आप वंदे मातरम गाइएगा। आज की पीढ़ी और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग इस आपाधापी में, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग उस दौर में भी जब कठिन परिस्थितियां थीं, तब भी हम जैसे लोगों के लिए, आपके लिए ऐसी चीजें करके गए कि अगर हम उन मुद्दों को भी उठा लेंगे तो ये जो आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात लिखी है उसकी पहली कड़ी पूरी हो जाती है। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा और हमारे देश में विद्वान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताते जिससे आपके अंदर हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति का भाव पैदा हो जाए। सरदार पटेल ने जिन साहब को फोन किया उनसे एक ही शर्त रखी कि आपको आना है और वंदे मातरम गाना है। अब सोचिए कि उधर से क्या आवाज आई होगी। उन्होंने कहा, सरदार साहब मैं आऊंगा और वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कहा कि मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, नेहरू जी ने पूरा भाषण दिया। भाषण देने के बाद ऐसे ही पार्लियामेंट की स्थिति थी। सरदार पटेल ने जब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से कहा कि अब आपको वंदे मातरम गाना है, आजाद भारत की आजाद संसद में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट में राग में पूरा वंदे मातरम गाया। अब इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। अभी संसद का जो अगला सत्र है, इस बार गोल पार्लियामेंट में नहीं होगा। भारतीय सनातन परंपरा से बनी हुई नई संसद में होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो किसके दबाव में पिछले 70 सालों से सिर्फ एक स्टैंजा गाया जा रहा है। इसलिए नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो तो पूरा वंदे मातरम गाया जाए। यह मेरी मुहिम का हिस्सा है।
और ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड में है। कोई ये कहे कि किसी संगठन ने इस तरीके की मांग की है, ये हमारी मांग नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो 1947 में आजादी में हुआ था संसद में, वही होना चाहिए। ये 1937 का वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है? तो ऐसे कई कार्य हुए। आपने 370 के बारे में बहुत सुना होगा, वो हट भी गई है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि हम जब इस बात से डरते हैं या घबराते हैं कि अगर हम कोई नई बात कहेंगे तो पता नहीं लोग हमारा समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, और समर्थन नहीं करेंगे तो फिर हमारी बात कहने का अर्थ ही क्या है। तो जब आपको अपने शत्रु से किसी भी बात का अनुमोदन कराना है तो फिर आप सच नहीं बोलते। हर बात में आपको चिंता होती है कि मेरी बात का अनुमोदन अगर शत्रु ने नहीं हुआ तो मैं तो ओरिजिनल सेकुलर कहलाऊंगा ही नहीं, लिहाजा मैं पहचान भी मिटाऊंगा, चुटिया भी नहीं लगाऊंगा, तिलक भी नहीं लगाऊंगा, धोती भी नहीं पहनूंगा और संस्कृत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे नाराज ना हो जाए। इस मनोदशा से भारतीय समाज पिछले 70 सालों से जी रहा है। और मेरा अपना मानना है, सनातनी हिंदू समाज को जितने भी प्रोधा हमारे यहां आए, अपने अपने तरीके से काम करके गए, और आज भी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा वर्ग, जब देश में दुनिया में एक संचार क्रांति हो गई है, और उस संचार क्रांति के माध्यम से मैं यहां से बोलूं, कोई और बोले, देश भर में जो लोग बोल रहे हैं, अगर कोई झूठ बोलेगा, तथ्यों से परे कोई बात करेगा, तो दोबारा लोग उसे सुनने नहीं आएंगे। ऐसे दौर में भी लोग झूठ बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको किसी से अनुमोदन चाहिए। मुझे अपनी परंपरा, अपनी आस्थाएं, मान्यताएं, सरोकारों को बताने के लिए दुनिया में किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए। मेरे जूते से अगर जो मेरी बात ना सुने तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कल नाराज होता हो, अभी नाराज हो जाए। किसी की नाराजगी पे मेरी परंपरा और आस्थाएं नहीं टिकी हुई हैं। इसलिए अहमद भाई नाराज हो जाएंगे तो वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा। सलमान भाई नाराज हो जाएंगे तो आपको पार्लियामेंट के अंदर कुछ प्रक्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा तो सर्वधर्म सभा, सारे धर्म सभा, ये सारे धर्म, पहला झूठ है ये। कमाल के लोग हैं। पता नहीं आपने आज टेलीविजन पे ये लाइव देखा कि नहीं देखा। ऐसे दौर में भी ऐसे पागल लोग मौजूद हैं कि पार्लियामेंट के, संसद की जब उसकी नींव रखी जा रही थी पार्लियामेंट की, तो यह कहा गया कि साहब हर मजहब के लोगों को बुलाया जाए, उनका पूजन पाठ हो। एक साहब नए नए हिंदू संस्कृति से निकल करके क्रिश्चियन हो गए थे, फिर वो पादरी हो गए थे। जब उनका टर्म आया कि इस संसद की बिल्डिंग के लिए आप अपने किताब से कुछ प्रवचन दें, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? यानी कितनी आपके प्रति, आपकी संस्कृति के प्रति घृणा है। उसने जने कौन सी बाइबल निकाली और उस बाइबल के पेज नंबर पे बोला, इसमें यह लिखा हुआ है कि राजा को यह तय कर लेना चाहिए पहले कि जो काम वो कर रहा है वो पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये जो बिल्डिंग बनने वाली है इसके लिए पैसे हैं कि नहीं है। ये किस बाइबल में लिखा है? लेकिन वो पढ़ रहे, लेकिन मजबूरी है कि वो सब अपनी बात कह के जा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बनारसियों ने ऐसे ही 2-2 बार मैंडेट नहीं दिया है। उसने उनकी सुनी ही नहीं और पूजा पाठ करके खत्म कर दी और लॉन्च कर दिया। इसलिए मैं आपसे सिर्फ वो बात कहूंगा जो अवेलेबल है। इसी तरीके से भारत के संविधान में रोज इस देश में संविधान की बात होती है। अब तो नवंबर आ रहा है, 26 नवंबर को या 29 नवंबर को होता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को होता है, 29 को, 26 नवंबर को। अब ये कितनी
ट्रेजेडी की बात है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस याद रखें या मुंबई पे हमला याद रखें। मुंबई के हमले की सबको याद है, 26 नवंबर के संविधान की याद नहीं है। उसकी वजह यह है कि यह हमारे डिस्कोर्स का कभी हिस्सा बना नहीं। इसलिए मैं मानता हूं यह हमारी मुहिम का हिस्सा है। हम दुनिया भर में इसके बारे में बात कर रहे हैं। सरकारों से जितनी बात करनी चाहिए उतनी हमने बात कर ली है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर के अंडर में आता है। उन्होंने मूलतः हमारी बात मान ली है।